हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विलियन चैप्टर का अगला टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, किसी विलियन के ऐसे गुण, किसी विलियन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। उन्हें हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, यानी किसी विलायक में जो आपने पदार्थ घोल रखा है, ठीक है ना, उनमें उसके कणों की संख्या, ये परमाणु अणु जो भी हैं, ठीक है ना, उनमें उनकी संख्या कितनी है, आपने क्या मिलाया है उस पर डिपेंड, आपने क्या पदार्थ मिलाया है उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता कि आपने उसमें कितना मिलाया है। ठीक है, तो किसी भी विलियन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करें, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट आपका परासरण दाब, इसे अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे जो पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसमें कौन आता है? इसमें आता है राउल्ट का नियम। याद करिए, हमने राउल्ट का नियम पढ़ रखा है। इसमें हमने 3 राउल्ट के नियम पढ़े हैं एक तरीके से। एक है द्रव द्रव विलयन वाला। ठीक है, जब तक आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में द्रव द्रव विलयन के बारे में नहीं पूछे, हमें राउल्ट का नियम वो वाला नहीं लिखना होता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? जब अवाष्पशील विलय यानी एक ठोस है और एक द्रव है, उसमें राउल्ट के नियम के 2 स्टेटमेंट थे, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि वो सेकंड स्टेटमेंट होता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें एक डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आया था P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल्स टू XA। याद आया? तो ये वाली जो नियम है राउल्ट का नियम, ये हमें लिखना है। इसे अपन क्या बोलते हैं? किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देने पर, शुद्ध विलायक पानी हो गया, अवाष्पशील विलय नमक हो गया, सस्ता टिकाऊ रहता है, अवेलेबल रहता है। ठीक है ना, तो किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। याद आया आपको? और यहीं से फिर मैंने आपको एक प्रॉब्लम, एक डाउट भी करवाया था, न्यूमेरिकल करवाया था आपको। P0B माइनस PS अपॉन P0B इक्वल्स टू विलय का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार। ठीक है ना, विलायक का अणुभार अपॉन विलय का अणुभार। ये था B और ये था A। ये है आपका A और ये कौन सा है आपका B। याद आया? A विलय है और B विलायक है, यानी ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है भाई, हमें बेसिकली कौन सा पढ़ना है? क्वथनांक में उन्नयन पढ़ता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हमारा है टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? क्वथनांक। ठीक है, सबको पता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, हम यही तो पढ़ते हैं। लेकिन ये परिभाषा छोटी क्लासेस की, 6ठी क्लास की परिभाषा है। हमें 12th के अकॉर्डिंग, हमें अपने 11th 12th के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा लिखनी होती है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वह ताप, क्योंकि ताप ही तो है क्वथनांक। BP क्या है? बेसिकली टेम्परेचर है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब किसका? द्रव का, क्योंकि द्रव किस में बदलेगा? वाष्प में। ठीक है, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। कौन से दाब के बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा है। वाष्प दाब को बराबर करना है किसके? वायुमंडलीय दाब के। तो जिस ताप पर हो जाता है वही क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है
क्वथनांक कहलाता है। ठीक है भाई। अब क्या है कि हमने किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय यानी हमेशा की तरह नमक मिला दिया है, तो क्या बन जाएगा? विलयन। हमें पता है विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। बात सही है। अब हम चाहते हैं कि विलयन का वाष्प दाब वापस से बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाए, तो कब बढ़ेगा? जब आप उसे गर्म करोगे। अरे भाई वाष्प दाब कम हो गया है। वाष्प दाब कम होने का मतलब है कि वाष्प कम बनी हुई है। हम चाहते हैं वाष्प वापस से बने, तो वाष्प वापस से बनेगी तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ता है। गर्म किया, इसका मतलब क्या हुआ? बीपी बढ़ गया ना। उसका मतलब क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। आगे बात समझ में? यानी जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, अर्थात विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। ठीक है भाई। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें 2 लाइन के अंदर में तो क्या हो जाता है? अतः किसी विलयन के वाष्प दाब में होने वाला उन्नयन ही क्या कहलाता है? नहीं, किसी विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्या बनी परिभाषा? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है। हम इसको ग्राफ से समझेंगे। ठीक है। आइए, अपने पास एक ग्राफ है, समझिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है। और ये ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये है हमारा वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। और ये है हमारा ताप। ताप कौन सा है? बीपी, यानी क्वथनांक वाला है। हमारे पास क्या होते हैं कि 2 ग्राफ मिलते हैं हमको ऐसे। ठीक है भाई। ये ऊपर वाला ग्राफ हमेशा किसका होता है? शुद्ध विलायक का। आप यूँ मानिए कि पानी है। और जो नीचे वाला जो ग्राफ होता है ये किसका होता है? विलयन का। यानी मान लीजिए आपने नमक मिला दिया है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको अगर अपन इससे मिलाते हैं तो ये दोनों कर्व को, दोनों वक्रों को 2 जगह काटता है। ठीक है। इसे अपन बोलेंगे P0। P0 का मतलब हो गया ये शुद्ध विलायक। इसके संगत ये अपन ताप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? TB। B मीन्स बॉइलिंग, T का मतलब टेम्परेचर, यानी ये किसका हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? विलयन है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? TB1 बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको मैं? TB1 बोलूँगा। अब ये वाला जो वक्र इस पॉइंट पे कटा है तो मैं इसको जब यहाँ से मिलाऊंगा तो ये कहलाएगा PS। PS का मतलब विलयन। अब आप खुद देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो वाष्प दाब है ज़्यादा है और जो ये वाला वाष्प दाब है ये कम है। भाई ये वाला जो वाष्प दाब है ये तो ज़्यादा है और ये वाष्प दाब कम है। हमें पता है ज़्यादा वाष्प दाब किसका होता है? विलायक का। और कम वाष्प दाब किसका होता है? विलयन का। तो मान लीजिए कि अगर ये 100 है और ये 90 है तो ये डिफरेंस कितने का? 10 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर डिफरेंस है इसे अपन क्या बोलेंगे? डेल पी होगा ना। इसे अपन क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। अरे क्योंकि वाष्प दाब विलायक का ज़्यादा है, विलयन का कम है, तो वाष्प दाब का क्या हो गया? यहाँ पर अवनमन, वाष्प दाब में कमी हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये तो है शुद्ध विलायक का TB। अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भाग कम है और ये है आपका विलयन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ज़्यादा है। तो आपको खुद समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले शुद्ध पानी था 100 डिग्री पे उबल रहा है, आपने नमक मिला दिया, अब 100 से ज़्यादा पे उबलेगा तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई? उसे अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, डेल TB। क्या बोलेंगे इसको? डेल TB। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा। P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब है। तो अब अगर P0 में से PS को माइनस कर दिया तो वो क्या बन गया? डेल P। ये क्या हो गया? वाष्प दाब का अवनमन। ये क्या हो गया आपका? वाष्प दाब का अवनमन हो गया। बात ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे TB क्या है?
टीबी क्या है? शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, बीपी है, ठीक है। अब यहाँ पे TB1 क्या है? ये बन गया आपका विलियन, तो ये विलियन का क्वथनांक है। तो अब ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो TB1 माइनस TB, इसको मैं क्या कहूँगा? डेल TB, और ये क्या कहलाएगा आपका? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। यानी ग्राफ से हमें साफ साफ समझ में आ गया, ग्राफ से हमें क्या समझ में आ गया कि जो डेल P है, जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा उतना ही क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो डेल P समानुपाती डेल TB, ये ग्राफ से सिद्ध होता है कि वाष्प दाब में होने वाला अवनमन क्वथनांक में होने वाले उन्नयन के समानुपाती होता है, ठीक है भाई। यानी वाष्प दाब में होने वाला अवनमन क्वथनांक में हुए उन्नयन के, क्वथनांक में हुए उन्नयन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वाष्प दाब कम होता जाएगा उतना क्वथनांक बढ़ता जाएगा। आपको मैं समझाता हूं, हमारे पास शुद्ध विलायक है, मान लीजिए पानी है, क्या है हमारे पास? पानी है, ठीक है। तो जो पानी है उसका वाष्प दाब मान लीजिए कि 10 mm of Hg है, मान लीजिए, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, कितना है? 10 mm of Hg है वाष्प दाब किसका? शुद्ध विलायक का। और जो शुद्ध विलायक है वो कितने पर उबलता है? 100 डिग्री पर। वाष्प दाब कितना है? 10 mm of Hg, बीपी कितना है? 100 डिग्री, क्लियर है। अब हमने उसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया, क्या मिलाया? 1 चम्मच नमक मिला दिया, विलियन बन गया। तो विलियन का वाष्प दाब कम होगा, पक्की बात है। यानी पहले 10 था शुद्ध विलायक यानी पानी का, अब नमकीन विलियन बन गया, वाष्प दाब कितना हो जाएगा? घट जाएगा, मान लीजिए 9 हो गया। कितना हो गया? 9 mm of Hg। पहले शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री, अब नमकीन विलियन बन गया, अब वो बढ़ जाएगा, मान लीजिए कितना हो गया? 1 डिग्री बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 101 डिग्री सेल्सियस। आपने 1 चम्मच नमक मिलाया, वाष्प दाब कम हो गया 9 mm of Hg, उसका क्वथनांक बीपी बढ़ गया 101 डिग्री सेल्सियस। हमने 1 चम्मच नमक और मिला दिया, उसका जो वाष्प दाब है और कम हो गया, 9 से घटकर कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसका जो विलियन है उसका ताप जो है, जो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़कर 102 हो जाएगा। आई बात समझ में? 10 mm 100 डिग्री, 9 mm 101 डिग्री, 8 mm 102 डिग्री, 7 mm 103 डिग्री। यानी वाष्प दाब में जितनी कमी होती जाएगी क्वथनांक में उतनी वृद्धि होती चली जाएगी। क्लियर है ना भाई? ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से अगर अपन देखें तो यहां से एक बात और निकल के आती है। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि डेल TB समानुपाती है स्मॉल m। स्मॉल m क्या होती है? मोलल सांद्रता, मोललता कहते हैं, या इसको मैं यूं कह दूं मोलल सांद्रता। क्या बोलेंगे इसको? मोलल सांद्रता बोलेंगे। यानी यहां से ये क्या स्टेटमेंट निकल के आया है? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि किसी विलियन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, भाई डेल TB क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसका? विलियन का। तो किसी विलियन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, उसमें उपस्थित विलय, विलय कौन है? अवाष्पशील, उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर है? किसी विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन उसमें उपस्थित विलय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी जो आपने जो विलय पदार्थ मिलाया है उसकी मोललता जितनी ज़्यादा होगी, उसकी मोलल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, उसके क्वथनांक में उन्नयन ही उतना ज़्यादा होगा। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे मोलल सांद्रता ली गई है, मोलर क्यों नहीं लिया गया? यहाँ मोललता लिया है, यहाँ पे मोलरता क्यों नहीं लिया? भाई अब ये मैं आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि ऐसा क्यों नहीं किया हमने।
क्योंकि यहां पे गर्म किया जा रहा है विलयन को। गर्म करने पर ताप पर निर्भर कौन सी सांद्रताएं होती हैं? मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ताप बढ़ाते हो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो मोलरता कम हो जाएगी, नॉर्मलता कम हो जाएगी, फॉर्मलता कम हो जाएगी। लेकिन मोललता जो है, मोललता वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। यानी आप चाहे कितना ही गर्म करो, कितना ही ठंडा करो, उसकी कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहां पर अणुसंख्यक गुणधर्मों के अंदर में हमेशा क्या लेके चलेंगे? मोलल सांद्रता लेके चलेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, डेल टीबी का मतलब क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसका हो रहा है? विलयन का हो रहा है। तो किसी विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, उसमें उपस्थित विलय पदार्थ, यानी ये नमक ले लो, विलय पदार्थ की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। जितना नमक मिलाते जाओगे उतनी ही मोलल कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जितनी मोलल सांद्रता बढ़ती जाएगी उन्नयन भी उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये अपन दैनिक जीवन में देखते भी हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अपन कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उसके अंदर में नमक पहले ही मिला दिया है तो सब्जी जल्दी पकती है, जल्दी बनती है। और अगर आप नमक लास्ट में डालते हो तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अपन नमक मिला देते हैं पानी का ताप बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जहाँ पर पहले पानी 100 पे उबलता था अब वो 101 पर उबलेगा या 102 पर उबलेगा। तो पानी का अगर ताप बढ़ जाता है ना तो इसका मतलब सब्जियां जल्दी बन जाती, जल्दी गल जाती है। इसलिए जो ये थड़ियों पर जो ठेले वाले होते हैं, अंडे वाले होते हैं, कभी आप देखना जब भी अपने अंडों को बॉईल करते हैं तो उसमें 1-2-3 चम्मच जो है वो नमक के मिला देते हैं ताकि वो जल्दी बॉईल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस समानुपातिक निशान को हटाऊंगा। तो जैसे मैंने इसको हटाया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। वो क्या लगा दिया? KB। क्या लगा दिया? KB। जहां KB क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। भाई स्थिरांक तो है ही ना ये, ठीक है ना, स्थिरांक है। अब क्या है? उन्नयन है। और साथ में भैया क्या है? ये मोलल। तो KB क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। B इसके नीचे आता है, ठीक है ना, K और ये B, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है भाई, KB आ गया। अब यहां से मैं KB निकालूं तो KB बराबर में क्या हो जाएगा? डेल TB अपॉन M। डेल TB अपॉन M। यहां से मैं इसकी इकाई निकालूं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो ये T क्या है? क्वथनांक है। क्वथनांक यानी ताप है। ताप की इकाई क्या होती है? केल्विन, कैपिटल K, केल्विन। और ये क्या है? मोलल सांद्रता। मोललता की इकाई तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है? मोल किलोग्राम इनवर्स। तो अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, इस पे इनवर्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड में कई बार इसकी इकाई पूछी गई है और कई बार ये इकाई पूछी जाती रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू M। KB की इकाई निकालनी है, M का भाग लगाओ। M क्या है? मोलल सांद्रता है, मोललता है। और मोललता की इकाई जो होती है वो होती है मोल किलोग्राम इनवर्स। और डेल TB की इकाई क्या हो गई? K हो गई। बात सही है। वापस से आ जाइए एक बार, ठीक है, वापस से हम आते हैं कि चूंकि डेल TB इक्वल्स टू होता है KB इंटू M। M क्या होती है? मोललता। हमको पता है मोललता की हमें जो उसका फॉर्मूला वो हमें आता है, वो क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणु भार इंटू विलायक का भार। ये विलायक का भार किस में होता है? ग्राम में। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है? 1000 से गुणा करना पड़ता है। बात सही है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है क्वथनांक में उन्नयन के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम? ये जो फॉर्मूला है ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, यहाँ KB क्या है? ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, पता ही है आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, ये स्मॉल w क्या है? पता ही है आपको, विलय का भार है।
विलय का भार किस में है? ग्राम में है। ये MW क्या है? अणुभार है। अणुभार किसका है? विलय का है। ठीक है भाई। और ये कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। विलायक का भार, और विलायक का भार किस में है? ये ग्राम में। ठीक है भाई। तो अब कभी कभी बोर्ड्स के अंदर में आपसे परिभाषा पूछते हैं किसकी? केबी की। आपसे डिफाइन करवाते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। आपसे क्या करवाते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन करवाते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो यहां से परिभाषा बन जाएगी। ये ग्राम में भार बटे अणुभार क्या होता है? मोल। यदि स्मॉल w अपॉन कैपिटल W यानी मोल कितना ले लें हम? 1 मोल। कितना ले लें हम? 1 मोल। और यहाँ पर एक कैपिटल W विलायक है तथा कैपिटल W क्या है? हम क्या ले लें? 1000 ग्राम। क्या ले लें? 1000 ग्राम। तो यहाँ 1000 रखेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल, और ये दोनों क्या हो गया? 1। तो क्या डेल TB बराबर KB नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहां से परिभाषा निकल के आ जाएगी कि यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय, क्योंकि हमें विलय तो हमेशा कैसे लेना है? अवाष्पशील। यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में घोला जाता है। बात सही है। 1000 ग्राम क्या है? विलायक है। विलायक कैसा है? शुद्ध, यानी कि पानी है, उसमें कुछ नहीं मिला रखा। अब हम उसमें मिलाएंगे नमक, मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे? 1 मोल। तो यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम पानी में घोला जाता है तो उस समय विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। यदि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उस समय विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन ही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है। देखें, बस सबसे जो खास बात है वो आपका ये ग्राफ है। आपको इस ग्राफ से शुरुआत करनी है। ये ग्राफ समझ में आ गया तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई। ये आपके शुद्ध विलायक का है, हमेशा ऊपर रहता है शुद्ध विलायक का ग्राफ, विलयन का नीचे होगा। हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ से इसको डॉट डॉट मिलाते चले जाओ। ये दोनों वक्रों को यहाँ काट रहा है। इस वक्र पे काटा है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इस वक्र को काटा ये विलयन का क्वथनांक। शुद्ध विलायक के क्वथनांक को अपन ने TB कहा, तो विलयन को मैं TB1 कह दूंगा। साफ मालूम चल रहा है कि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, वो निकल के आ जाएगा डेल TB। इसे अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ऐसे ही ये वाला वक्र इस पॉइंट पे कट रहा है तो ये हो गया विलयन। तो साफ समझ में आ रहा है कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है, यानी विलयन का घट गया है, यानी अवनमन हो गया है। कितना अवनमन हो गया है? डेल P हो गया है। इसका मतलब P0 माइनस PS बराबर डेल P। ऐसे TB1 माइनस TB बराबर डेल TB, यानी वाष्प दाब में जितना अवनमन होगा क्वथनांक में उतना ही उन्नयन हो जाएगा। अतः वाष्प दाब में होने वाला अवनमन क्वथनांक में हुए उन्नयन के समानुपाती होता है। फिर यहाँ से एक नई परिभाषा निकल के आएगी। हम जानते हैं डेल TB समानुपाती M, यानी किसी विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन उसमें उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट मैंने KB लगाया है। KB क्या हो जाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। हमें इस मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई निकालनी है, तो M इसके बटे में चला जाएगा। तो डेल TB की इकाई केल्विन होती है, मोलल सांद्रता की इकाई मोल किलोग्राम इनवर्स होती है। तो जब मैं इस मोल किलोग्राम इनवर्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो किलोग्राम इनवर्स तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और मोल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसकी जो पावर है वो इनवर्स में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब हमारे पास पता है हमको मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000। ठीक है, यहाँ से परिभाषा निकल के आ जाएगी। अगर हम विलय 1 मोल लें, विलायक 1000 ग्राम लें, तो जो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अब हालांकि इतना ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने को KB नहीं दिया जाता। ठीक है, हमको कभी कभी KB नहीं दिया जाता, तो हम KB को कैसे
कैसे ज्ञात कर सकते हैं? के बी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, के बी इक्वल्स टू होता है MRT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल HV, 1000 इंटू डेल HV। हालांकि ये कभी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, MRT स्क्वायर। अब ये T जो है वो TB है। TB का मतलब क्या है? शुद्ध विलायक। TB का मतलब क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होता है? TB कितना होता है भाई? हमें पता है, इसको केल्विन में बदलना है। 100 डिग्री पर पानी उबलता है, प्लस 273 हो गया तो कितना हो गया? 373.15 केल्विन। ये होता है TB। अब ये जो M है ना, ये M, ये मैं B लिखूंगा। MB का मतलब शुद्ध विलायक हो गया, तो ये विलायक का क्या हो गया? अणुभार। विलायक का क्या हो गया आपका? ये अणुभार हो गया। विलायक मतलब क्या हो गया आपका? पानी हो गया। तो पानी का यहाँ पे अणुभार लेना है। R पता ही है, गैस कांस्टेंट होता है। R क्या है? गैस नियतांक। और जो डेल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, R होता है आपका गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। और जो डेल HV है, ये वाष्पन की एंथैल्पी है। ये क्या होती है? वाष्पन की एंथैल्पी होती है। ये आपको दी जाती है। वाष्पन की एंथैल्पी जो है ये आपको दी जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपना ये टॉपिक था। देखो, इसके अंदर में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड के, वो कई तरह के बनते हैं। आपसे ग्राफ पूछ सकता है, पहला। दूसरा, वो आपसे पूछ सकता है मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। तीसरा, वो आपसे पूछ सकता है मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई। और चौथा, जो आपसे पूछ सकता है न्यूमेरिकल। क्या पूछ सकता है? वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व करवा सकता है। ठीक है भाई, तो मैं आज आपको न्यूमेरिकल की एक प्रॉब्लम देता हूँ, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में अपन उसको टैली करेंगे। मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान करेंगे, नोट करेंगे इसको। आपके पास, मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम है कि आपको दे रखा है 5 ग्राम अज्ञात विलय। 5 ग्राम क्या है? अज्ञात विलय। और वही 90 ग्राम क्या है? पानी में घोला गया है। आ गई बात समझ में? पानी में घोला गया। 5 ग्राम अज्ञात विलय को 90 ग्राम पानी में घोला गया है। तो विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.53 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। यदि शुद्ध विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, तो अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। 5 ग्राम अज्ञात विलय को 90 ग्राम पानी में घोला गया है, तो विलयन का क्वथनांक 100.53 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि शुद्ध विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, तो अज्ञात विलय का अणुभार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये आपका, इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला रखिए, वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में इकाइयों के भी मार्क्स होते हैं, हर बार इकाई लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है भाई, तो हमने अणुसंख्यक गुणधर्म का पहला जो गुणधर्म है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनयन पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था, और सेकंड जो अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन, वो हमने आज के इस वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है भाई, इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, अपनी लैंग्वेज के अंदर में नोट्स बनाइए, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम इसको टैली करेंगे। ठीक है भाई, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।